चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। जैसे कि चैप्टर का नाम ही आप देख रहे होंगे, कहता है आपसे कि मीनिंग पढ़ना है हमको किसका, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब ही होता है सिद्धांत। ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सिद्धांत की बात कर रहा है। सिद्धांत वर्ड का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, गाइडलाइंस, है ना। क्यों, किस बात का रूल, किस बात का गाइडलाइंस, एक ऐसा सजेशन है, एक ऐसा गाइडलाइंस है, एक ऐसा रोड मैप है जो हमको दिया गया है ताकि हम जब अकाउंटिंग करने बैठे, हिसाब किताब करने बैठे, तो मेरा अकाउंटिंग करने का तरीका और आपके अकाउंटिंग करने का जो तरीका है वो अलग अलग ना हो जाए। भारत में अकाउंटिंग करने का तरीका और अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना में अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग ना हो जाए। हम जहां अकाउंटिंग सीखे, आप मेरे से सीखे तो आप हमको देख के काम करने सीखोगे, काम करके और मुंबई गए काम करने तो पता चला कि जो हम पढ़े थे वो तो काम का ही नहीं है, क्योंकि मुंबई में तो अकाउंटिंग अलग होता है। ऐसा ना हो जाए, यानी अलग अलग शहरों में, अलग अलग देश में, अलग अलग जगह पे अकाउंटिंग करने का जो तरीका है वो सब जगह पे क्या हो, सेम हो। मतलब किसी गांव के बच्चे भी अगर अकाउंटिंग सीख रहे हैं और किसी शहर के बच्चे या अमेरिका के बच्चे भी अगर अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सेट ऑफ थ्योरी तैयार किया गया, एक गाइडलाइन, एक रूल तैयार किया गया कि उसी रूल को पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा ताकि कहीं भी अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस ना हो जाए। कोई भी किसी का भी अकाउंटिंग पढ़ सके, किसी को किसी का भी किया हुआ अकाउंटिंग बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर हमने किसी कंपनी में अकाउंटिंग कर लिया 2 4 5 साल, इसके बाद अगर हम उस कंपनी को छोड़ के चले गए तो मेरे पीछे जो स्टाफ आया उसको मेरा सारा किया हुआ पिछला अकाउंटिंग क्या होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। मतलब हिसाब ऐसे लिखो कि हम जिस दिन कंपनी छोड़ के गए कंपनी वाले को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि किससे कितना लेना है देना है, तो बर्बाद हो जाएगा वो। तो जब तक हम काम कर रहे हैं मेरा हिसाब इस तरह से होना चाहिए कि मेरे छोड़ के चले जाने के बाद जब नया स्टाफ भी आए ना तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये कब होगा जरा बताइए तो, कब ऐसा होगा, जब हम किसी एक प्रिंसिपल को, किसी एक खास रूल को, किसी खास गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और हम ही नहीं पूरा दुनिया उसी गाइडलाइंस पे चलेगा। इससे फायदा क्या होगा कि सब लोगों के लिए एक ही गाइडलाइंस है, दुनिया में जितने लोग अकाउंटिंग करेंगे उसी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो फायदा क्या होगा, एक ही रूल, एक ही गाइडलाइंस को अगर फॉलो करके सब लोग अकाउंटिंग करेंगे तो हम सब में से अकाउंटिंग कोई भी करे, अकाउंटिंग सबका क्या होगा, एक जैसा होगा। इसीलिए अकाउंटिंग अलग अलग ना हो, इसलिए कुछ प्रिंसिपल बनाया गया, कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस बनाया गया, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। समझ में आया अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या है। अब देखिए, देखते हैं थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग कि आपको बुक में अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको कहा गया, किसको कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए तो क्या कहता है आपसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड क्या है, रूल्स। बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, लेखांकन सिद्धांत क्या है, तो बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, एक जस्ट गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना, बताना कि काम को कैसे करना है, उसको हम गाइडलाइंस बोलते हैं। और गाइडलाइंस के साथ साथ क्या है, ये रूल्स भी है, एक नियम भी है। गाइडलाइंस का मतलब होता है कि रास्ता बताना, तुमको समझाना कि किसी काम को कैसे करना है, ये गाइडलाइंस है। और रूल का मतलब होता है कि कोई निश्चित नियम बना दिया गया जिसको आपको तोड़ना नहीं है, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एक गाइडलाइंस भी है और यही क्या है, एक रूल्स भी है। और ये गाइडलाइंस और ये रूल्स क्यों तैयार किया गया, तो बोला दैट गवर्न हाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। बोला ये गाइडलाइंस और ये रूल इसलिए तैयार किया गया ताकि
जो बिजनेस में वित्तीय लेन देन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब जो पैसों का लेन देन हो रहा है, उसको सही से कैसे रिकॉर्ड किया जाए, लिखा कैसे जाए, उसको रिपोर्ट कैसे किया जाए, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, और उसका स्टेटमेंट कैसे निकाला जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे निकाला जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपके व्यापार की स्थिति कैसी है, इसका पता लगाया जा सके। यानी ओवरऑल इसमें हम क्या किए, तो इस पूरे प्रिंसिपल में हम क्या पढ़े, तो हमको पढ़कर यही समझ में आता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस और रूल है, ताकि हम अपने बिजनेस में जो लेन देन होता है जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो सही से रिकॉर्ड कर सके, उसका रिपोर्टिंग अच्छा से हो पाए, उसका जो रिजल्ट आता है वो सबों को समझ में आए। ऐसा ना हो कि हम लिखें कुछ और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ हमको छोड़कर, तो समझ में सबको आए, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए एक गाइडलाइंस बनाया गया। देखिए लिखा है दिस प्रिंसिपल इंश्योर्ड कंसिस्टेंसी। ये जो प्रिंसिपल है वो कंसिस्टेंसी रखता है। कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता लाता है, कि जो मेथड आज हम अडॉप्ट कर लिए उसी मेथड को स्थिर रखना है, ऐसे नहीं कि बदलते रहना है रोज, तो ये कंसिस्टेंसी लाता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कहीं कुछ गलती नहीं होने देता, वो उसको सुधार कर रखता है। और साथ ही साथ बोला ट्रांसपेरेंसी लाता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि अगर हम सब पार्टनर हैं किसी बिजनेस में, तो किसी भी पार्टनर के साथ कोई भी आइटम छुपा हुआ नहीं है। सेल कितना हुआ अगर किसी रजिस्टर में मेंटेन किया हुआ है तो वही एक्चुअल सेल है जिसमें हम सब भरोसा कर सकते हैं, उसमें छुपने का और छुपाने का कोई बात ही नहीं होता। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी है। बिजनेस में इस बार अगर हमको लॉस हुआ, मतलब वो लॉस है, कोई उसको प्रॉफिट में नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि हर एक चीज क्या है मेरे खाते में रिकॉर्डेड है, कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं। तो जहां कोई चीज छुपा हुआ नहीं वो अपने आप ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है सब चीज सभी पार्टनर्स के बीच खुला हुआ है, जो चाहे जिस तरह से चाहे तो चेक कर सकता है, उसकी मर्जी है। यानी ओवरऑल हम क्या समझे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, वही जो हम शुरू में पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब एक सेट ऑफ रूल है, गाइडलाइंस है, और इस रूल और इस गाइडलाइंस के सहारे हम क्या करते हैं, तो जो भी मेरा वित्तीय लेन देन, जो मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? ताकि जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंट होगा, एक्यूरेट होगा, और साथ ही साथ लोगों के बीच, पार्टनर्स के बीच क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा। क्यों? ताकि अगर ऐसा करोगे तो सरकार से मुझे कोई एलिगेशन नहीं मिलेगा, सरकार नहीं कहेगा कि आप टैक्स चोरी कर लिए, किसी पार्टनर के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। अकाउंटेंसी अगर बहुत सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होगा तो किसी को भी वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन लोगों का अकाउंट्स का साउंड नॉलेज भी अगर है तो वो हिसाब किताब को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मेथड्स एक जैसा रहेगा तो आने वाले स्टाफ के लिए भी इजी होगा। यानी ये वो प्रिंसिपल है जो बिजनेस में जब हम अकाउंटिंग करते हैं, हिसाब बनाते हैं, तो वो उसको बहुत आसान बनाने में हमारा, तुम्हारा और हम सब का क्या करता है, मदद करता है। इसी को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को देखिएगा, लिखा है दिस रिजल्ट इज कॉल्ड, है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी इसी चीज को ना GAAP ऐसा करके आता है। एग्जाम में कई बार आता है कि गैप का मतलब क्या होता है, GAAP, गैप का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली सबके द्वारा क्या है, वो एक्सेप्टेबल है। मतलब एक ऐसा गाइडलाइंस जो बन गया और उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, तो हम सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए इसका नाम GAAP भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहो या उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को स्टैंडर्ड भाषा में आप क्या बोल सकते हो, GAAP यानी गैप भी आप कह सकते हो। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं। कोई समस्या है किसी का?
देखो आगे आते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसका फ़ायदा क्या है, यानी अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा होगा। तो फिलहाल अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्यों स्किप कर रहे हैं, पहले हम जानते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने तरह का है। जब हम उन सभी चीज़ों को एक एक करके समझ लेंगे तब जानेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब कि पहले हम आपसे दोस्ती कर लेते हैं, तब देखेंगे कि तुमसे दोस्ती करने का फ़ायदा है या नुकसान है। दोस्ती करने से पहले ही फ़ायदा नुकसान देखेंगे तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। इसलिए पहले पता कर लेते हैं कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितने तरह का है, और जब ये सारा टाइप्स ख़त्म हो जाएगा तब जाकर हम देखेंगे, वापस से आएंगे और देखेंगे इसका फ़ायदा क्या होता है। पहले हम समझ तो ले। देखो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है उसको हम दो हिस्सों में बांट दिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी जितने भी सिद्धांत हैं और जितने भी रूल्स और गाइडलाइंस है हमने उसको कितने ग्रुप्स में बांट दिया, हम उसको दो अलग अलग कैटेगरीज में, दो अलग अलग ग्रुप में हम उसको पहले बांट लेते हैं। एक हमारा हो गया, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, क्या नाम है आपका, कंसेप्ट। एक आपके पास दिख रहा है अकाउंटिंग कंसेप्ट, और दूसरा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस उसको बोलते हैं। एक है आपका कंसेप्ट, दूसरा क्या है, कन्वेंशंस। यानी दो तरह का चीज होता है, एक कंसेप्ट है, दूसरा कन्वेंशंस होता है। तो कंसेप्ट किसको बोलते हैं और कन्वेंशंस किसको बोलते हैं उसको समझो, फिर देखते हैं बुक में क्या लिखा है। जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, मेडिसिन्स, दवाई, और दवाई के साथ साथ कुछ सलाह देता है कि आप जल्दी ठीक कैसे हो जाओगे। तो जो दवाई है उसका भी होना ज़रूरी है, और जो सलाह मशवरा देता है, सजेशन देता है, उसका भी होना ज़रूरी है। लाख दवाई खा लो, उसने जो सलाह दिया है वो दवाई से भी बढ़ के है। अगर सलाह नहीं मानोगे, सजेशन नहीं मानोगे, तो तुम लाख रोज़ दवाई खाते रहो, ठीक होने में टाइम लग जाएगा। यानी किसी बीमार इंसान को ठीक होने के लिए क्या चाहिए, मेडिसिन्स भी और डॉक्टर का सजेशन भी, दोनों फॉलो करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही याद रखना कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसमें एक मेडिसिन है आपका और दूसरा क्या है, सजेशन है आपका यहाँ पे। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी दो तरह का है, एक कंसेप्ट और दूसरा कन्वेंशंस। तो इसको दवा मान लो और इसको क्या मान लो, सजेशन मान लो। यानी दवा और सजेशन दोनों लोगे तो बीमारी जल्दी ठीक होगा। कहने का मतलब अगर हम इन दोनों को, कन्वेंशंस और कंसेप्ट, अगर हम इन दोनों को लेके चलेंगे तो मेरा अकाउंटिंग बेहतर होगा, अदरवाइज मेरे से अकाउंटिंग गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ हम गलती कर बैठेंगे अकाउंटिंग में। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलो देखते हैं कि आखिर अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है। देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट अगर पूछता आपसे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट किसको कहते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ, कह रहा आपसे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब है कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और गाइडलाइंस है दैट गाइड द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दीज कंसेप्ट प्रोवाइडिंग, है ना, अकाउंटिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। कहता है आपसे, बोला अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक ऐसा फंडामेंटल सिद्धांत है, रूल है, जो कि एक गाइडलाइंस है, एक गाइड के तौर पर काम करता है। क्यों, ताकि अकाउंटिंग का प्रैक्टिस सही हो पाए, यानी जो हम हिसाब लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्या हो, एक्यूरेट हो पाए, वो सही सही हो पाए। बोला इसके अंदर क्या आता है भाई, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आता है, यानी जो सेट ऑफ रूल्स आता है। इसके बाद हम उसको लिखेंगे कैसे, हिसाब को लिखना कैसे, उससे रिलेटेड कुछ सजेशंस आता है। एनालाइज करने का मतलब होता है कि जो रिजल्ट निकल कर आया, जो परिणाम निकल कर आया वो कैसा आया, हम इन सब मुद्दों पे बात करते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी मेरे लेन देन है उससे हम रिकॉर्ड कैसे करें, उन चीज़ों पे हम रिकॉर्ड करते हैं।
तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को हम अकाउंटिंग कंसेप्ट में रखते हैं। अब देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट आपसे पूछता है यहाँ पे थ्योरी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट कितने प्रकार का होता है। ऐसा आता है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट कितने टाइप का होता है, तो ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग कंसेप्ट हम कितने तरह से पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट 3 तरह का होता है। तो याद कैसे रखना है, पहले देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हिंदी याद करोगे तो खुद ही तुम याद नहीं कर पाओगे, चाहे तुम हिंदी मीडियम से ही क्यों ना हो, तब भी नहीं याद कर पाइएगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट उसको बोलते हैं, और तीसरा हम लोगों के लिए क्या है, अक्रूवल कंसेप्ट है। क्या क्या पढ़े हम लोग, गोइंग कंसर्न, इसके बाद कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और तीसरा क्या है, अक्रूवल कंसेप्ट। 3 प्रकार का जो कंसेप्ट है इसको हम 3 को कंसेप्ट बोलते हैं। 3 कंसेप्ट हो गया, बाकी आपको 9 मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर इधर 3 और उधर 9-10 तुमको पढ़ना पड़ेगा, यानी 12-13 कुल मिलाकर हम प्रिंसिपल और कंसेप्ट को जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि कितने कंसेप्ट होते हैं कितने प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम ये 3 कंसेप्ट है और उधर अभी 9-10 प्रिंसिपल है जिस पे हम अभी डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले कि इसका नाम याद कैसे होगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल ये 3 ही क्या कहलाता है, कंसेप्ट कहलाता है। तो कैसे नाम याद होगा, तो बस छोटा सा एक सिंबल याद रख लेना है। गोवा गए हैं आप लोग, तो बस याद रखना है गोवा चले आज। क्या याद रखोगे, गोवा चले आज। G stands for going concern, C stands for consistency और A stands for आज, मतलब गोवा चले आज। तो याद हो जाएगा तुम्हारा। यानी अगर बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे, जबकि होता क्या प्रॉब्लम देखो कि जब हम 12-13 पूरा नाम पढ़ लेंगे तो उन नामों में अगर पूछा जाए कि प्रिंसिपल कौन सा है और कन्वेंशन, कंसेप्ट कौन सा है और कन्वेंशन कौन सा है, तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम तो हमको सब याद है, लेकिन इन 13 में से कंसेप्ट कौन सा था और कन्वेंशन कौन सा था, हम फ्यूज हो जाते हैं। तब दिक्कत क्या होता है, तो याद कर लो बस, गोवा चले आज। G स्टैंड्स फॉर क्या, गोइंग कंसर्न। चले का मतलब C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी और आज का मतलब है अक्रूवल कंसेप्ट। तो 3 नाम याद हो जाएगा। अब हमको एक एक करके समझना है इन तीनों का मतलब कि आखिर क्या होता है। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ पाएंगे कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल कंसेप्ट किसे कहते हैं, क्या है ये चीज। देखो सबसे पहले अगर हम गोइंग कंसर्न की बात करें कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। गो का मतलब क्या होता है, गो वर्ड लिखा है सिर्फ, मतलब क्या होता है, जाना। और आईएनजी वर्ड लगा रहे हो उसमें, तो आईएनजी वर्ड लगाओगे तो इसका मतलब क्या होता है, चलते रहना चलते रहना चलते रहना। पता नहीं क्या खा के निकले, थक ही नहीं रहे, बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है पहले समझना, फिर हम आते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये वो कंसेप्ट है, ये वो प्रिंसिपल है जो बिजनेसमैन को सजेस्ट करता है कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो इस इंटेंशन से शुरू कीजिए, इस इच्छा, इस मानसिकता के साथ बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए कि जो बिजनेस है वो इनडिफिनिट पीरियड तक चलेगा। कब तक चलेगा, इनडिफिनिट पीरियड तक चलेगा। इनडिफिनिट पीरियड मतलब लगातार चलेगा, और कब तक चलेगा इसका कोई टाइमिंग पीरियड नहीं है, अनंत काल तक चलते ही रहेगा। बिजनेस मर जाए, बिजनेसमैन मर जाए, बिजनेस चलता रहेगा। ये सोच करके आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। दोबारा बोल रहे हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, ये वो प्रिंसिपल है, ये वो प्रिंसिपल है जो बिजनेसमैन को ये सजेस्ट करता है कि जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हिसाब लिख रहे होंगे, तो उसकी जब अकाउंटिंग को हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे
तो बोला ये सोच के रिकॉर्ड करो कि नियर फ्यूचर में हम बिजनेस को बंद नहीं करने जा रहे हैं और बिजनेस मेरा चलता रहेगा। कब तक? इंडिफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। यही सोच करके आपको बिजनेस के लेन देन, व्यापारिक लेन देन को रिकॉर्ड करना है। आप कहेंगे इसको सोचने से क्या होगा? हो सकता है 1 महीने बाद ही आपका बिजनेस बंद हो जाए, उससे मैटर नहीं होता। जब हम हिसाब लिख रहे हैं तो क्या सोच के लिखोगे? बंद नहीं होने वाला, बिजनेस चलते रहेगा 2-4 साल 10 साल तक चलेगा, बंद नहीं होने वाला है, यह सोच के हमको रिकॉर्ड करना है। हो सकता है अगले ही दिन सरकार नोटिस दे के मेरा बिजनेस बंद करा दे, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जब तक हम बिजनेस कर रहे हैं यह सोच के नहीं करना है कि बस आज आखिरी दिन है, यह सोच के करना है कि हम मर जाएंगे लेकिन बिजनेस खत्म नहीं होने वाला, यह हमेशा रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। याद हो गया? तो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है। और देखिए यहाँ थोड़ा कि बुक के हिसाब से बुक में क्या लिखा है। कहता है एज पर दिस कंसेप्ट इट इज एज्यूम दैट, है ना, इस कंसेप्ट में ये मान लिया जाता है दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। भविष्य में जो हमारा व्यापार है ये काफी लंबे समय तक चलेगा, यह मान लिया जाता है। बोला द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द एजम्पशन दैट इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइजेस। जब भी हम व्यापार में कुछ लिखेंगे तो यह मान लिया जाता है कि जो मेरा व्यापार है, इंटरप्राइजेस मतलब होता है व्यापार है, वो लगातार चलता रहेगा, उस बिजनेस को बंद करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। बोला ऐसा करने से होगा क्या, उसको जरा देखना। अगर हम ऐसा नहीं मानते, क्या हटाओ ये सब फालतू बात, ये सब कौन मान रहा है, अगर आप ऐसा नहीं मानते तो आपके पास समस्या क्या आएगा उसको समझना। जैसे हम असेट की बात करें, आप लोग अभी तक असेट पढ़े हो? जो लोग पहले से क्लास ज्वाइन किए हैं उनको पता है असेट क्या होता है। असेट क्या होता है? बिजनेस की प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? असेट। असेट होता है 2 प्रकार का, हम लोग पढ़े थे। एक होता है आपका करंट असेट और दूसरा आपका क्या होता है? नॉन करंट असेट। होता है कि नहीं होता? हम पढ़ रहे हैं कि गोइंग कंसर्न क्या है और हम क्यों माने कि व्यापार इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा। यह भी तो मान सकते हैं हम कि कल ही बंद हो जाएगा। बोला इसलिए मानो कि आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं मानते तो असेट 2 टाइप का होता है, करंट असेट और फिक्स्ड असेट्स, जिसको आप नॉन करंट बोलते हो। तो अगर मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद होगा ही नहीं, इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो उस स्थिति में हम असेट को कितने ग्रुप में बांटेंगे? 2 तरह का। और मेरा बिजनेस अगर कल ही बंद हो जाएगा, अगर हम ऐसा सोच के बिजनेस कर रहे हैं तो इस असेट को हम बांटेंगे ही क्यों? फिर तब बांटने का क्या जरूरत है? करंट असेट्स किसको बोलते थे? बिजनेस की वो प्रॉपर्टी जिसका फायदा मुझे मिलेगा कितने साल तक? 1 साल से कम। यानी वो प्रॉपर्टी जिसका फायदा मुझे 1 साल से कम मिलेगा, या हम कह सकते हैं वो प्रॉपर्टी जिसको हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिसका बेनिफिट मिलेगा 1 साल से कम, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते थे करंट असेट्स। या आप बोल सकते हो दोज असेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश इजीली और इमीडिएटली, उसको बोलते थे करंट असेट्स। और नॉन करंट असेट्स में क्या आता था? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये आता था। तो इसको क्यों बोलते थे हम? क्योंकि बिजनेस की वो प्रॉपर्टी जिसका फायदा बिजनेस को कितना मिलेगा? 1 साल से ज्यादा। यानी वो प्रॉपर्टी जिसने हमने खरीदा ही इसलिए था कि हम उसको 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे, उसी को हम बोलते हैं नॉन करंट। अब आप ही सोचिए, 1 साल से कम बेनिफिट मिलेगा, उसको रीसेल कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसको बोलते हैं करंट असेट्स। रीसेल करने के लिए नहीं खरीदे, यूज करने के लिए खरीदे, इसलिए खरीदे कि 1 साल से ज्यादा वो हमारे पास चलेगा, इस इंटेंशन से खरीदे, तो वो क्या होता है? नॉन करंट। अब आप बताइए,
करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स हम कब बांटेंगे? अगर मेरा बिजनेस इनडिफिनिट पीरियड तक चलेगा, अगर हम ये सोच रहे हैं, तब ना असेट्स का दो टाइप होता है, नहीं तो दो को बांटने का जरूरत ही क्या था हमको। फिर हम असेट्स एक ही टाइप का लिखते हैं, असेट असेट होता है, कोई टाइप का जरूरत ही नहीं था। ठीक वैसे ही लाइबिलिटी भी आप पढ़े थे कि दो तरह का होता है। जिस तरह से असेट है उसी तरह से आप किसको पढ़ रहे थे, लाइबिलिटी भी दो टाइप का होता है। एक लाइबिलिटी आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है करंट लाइबिलिटी, और दूसरा आप क्या पढ़ते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कर्ज या उधार जिसे हमको पे कर देना है विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर हमको जिसको चुका देना है, ऐसा कर्ज या उधार जिसको एक साल से पहले चुका देना है, उसको बोलते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटी। और ऐसा उधार या कर्ज जिसको चुकाने में हमको एक साल से ज़्यादा समय लग जाएगा, हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आप ही सोचिए ना, हम सोच रहे हैं कि बिजनेस तो कल ही बंद हो जाएगा, पता नहीं कल हो ना हो। जब हम यही सोच के बिजनेस कर रहे हैं, यही सोच के हम ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो करंट रहे कि नॉन करंट रहे? तो क्या इसका क्लासिफिकेशन होता, बंटवारा होता कभी जिंदगी में? तो बिजनेस में जितने भी हम अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे हैं, असेट का टाइप, लाइबिलिटी का टाइप, कैपिटल का टाइप, तो ये टाइप्स बांटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता हमको। क्यों बांटते हो आप? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस कितने दिनों तक चलेगा, इनडिफिनिट पीरियड तक चलेगा, नियर फ्यूचर में इस बिजनेस को क्लोज करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, इस वजह से ये तो हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। यानी ओवरऑल देखो हम क्या सीखे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, ये वो प्रिंसिपल है जो हमें ये सजेस्ट करता है कि जब भी हम व्यापार में कोई लेन देन करते हैं, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होता है, और जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ये सोच के रिकॉर्ड करो कि बिजनेस कब तक चलेगा, इनडिफिनिट पीरियड तक चलेगा। यही कारण है कि बिजनेस अगर इनडिफिनिट पीरियड तक चलेगा, अगर हम ये सोच कर अगर रिकॉर्डिंग करते हैं, तभी हम बिजनेस सक्सेसफुल चला पाएंगे, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होगा उसका रिजल्ट सही निकलेगा। और अगर हम इस कंसेप्ट को मानते हैं, इसलिए असेट का दो टाइप हम देखने को मिलता है, और इसी कंसेप्ट को मानते हैं इसलिए हमको लायबिलिटीज का दो टाइप मिलता है। और अगर हम इस कंसेप्ट को मानते ही नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि असेट कितने टाइप का हो, लायबिलिटी कितने टाइप का हो? समझ रहे बात को? इसी चीज के लिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम देते हैं इसका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। याद हो गया? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बाद दूसरा आपको मिलेगा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। देखो कंसिस्टेंसी वर्ड किससे बना है, कांस्टेंट से बना है, कांस्टेंट होना। और कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर होना। तो व्यापार में स्थिर क्या रहेगा, स्टाफ, मालिक, मशीन, बिल्डिंग, क्या आखिर क्या स्थिर रखने बोल रहा है? देखिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को पहले समझना, फिर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस में बहुत सारे रूल्स हैं। जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, व्यापारिक लेन देन को जब हम लिखते हैं, तो किसी भी बिजनेसमैन को बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, मेथड्स फॉलो करना पड़ता है। तो जब हम किसी रूल्स और किसी मेथड को फॉलो करते हैं, तो हमें चाहिए कि उस रूल्स और उस मेथड को कांस्टेंट रखा जाए, स्थिर रखा जाए। बार बार उस मेथड और रूल्स में बदलाव हम ना करें, ठीक है ना? यानी कोई एक मेथड अगर हम सेलेक्ट कर लिए, तो सोच समझ के उस मेथड का चुनाव करना चाहिए। और एक मेथड अगर हम एक बार डिसाइड कर लिए, तो नियर फ्यूचर में जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, उस मेथड का बदलाव नहीं करना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट।
समझ में आया? दोबारा से बोल रहे हैं, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या हुआ? तो ये वो प्रिंसिपल है जो बिजनेस को सजेस्ट करता है कि किसी भी बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उन मेथड का जब आप सिलेक्शन करते हो, तो किसी भी मेथड का सिलेक्शन करने के लिए आप पहले उसका बेनिफिट, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज को एनालिसिस कर लो। कोई भी मेथड आप चुनते हो तो पहले देख लो कि उस मेथड का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और सब कुछ देखने के बाद तब जाकर आप उस मेथड को चुन लो। और एक बार ही अगर आप चुन लिए तो बार बार उसको बदलो मत, हर बार उसको चेंज मत करिए। एक बार जो मेथड लगा दिए सो लगा दिए, जब तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कोई क्रिएट ना हो जाए तब तक उस मेथड को मत बदलो। क्योंकि बार बार अगर आप मेथड बदलोगे, बार बार रूल्स बदलोगे अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो ऐसे में आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉय, आपके मैनेजमेंट सब क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक साल का रिपोर्ट उठाओगे, दूसरे साल के रिपोर्ट से उठाओगे तो कभी कंपैरिजन ही नहीं कर पाओगे। तो जब एक साल का रिजल्ट दूसरे साल के रिजल्ट से निकालोगे, कंपेयर करोगे, तो इसमें मेथड ही अलग था, इसमें मेथड ही अलग था, तो तुम क्या करोगे, तुलना भी नहीं कर पाओगे ढंग से, और कंपैरिजन ही जब नहीं होगा तो डिसीजन भी सही सही नहीं ले पाओगे। इसलिए बोला कि मेथड हमेशा और रूल्स क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब तक जरूरत ना हो तब तक उसको मत बदलो। ये कौन बोला? कंसिस्टेंसी। याद हो गया? नाम से ही याद रख लीजिए, कंसिस्टेंसी वर्ड। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कांस्टेंट होना, मतलब स्थिर होना। खाली नाम याद रख लीजिए, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिर होना। तो यहाँ स्थिर किन चीजों को रखने के लिए बोला गया? तो स्थिर का मतलब क्या स्थिर है? मेथड और रूल्स को स्थिर रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि सर मेथड कौन सा होता है और रूल्स कौन सा होता है? कंपनी को चलाने के लिए कौन सा मेथड का जरूरत है, कौन सा रूल्स का जरूरत है? देखिए, बहुत सारे रूल्स होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, उसमें एक दो रूल्स हम एग्जाम्पल के तौर पर पहले देखते हैं ताकि तुमको हम समझा पाएं कि आखिर कौन से रूल के बारे में बोल रहा है। जैसे आपके पास कोई असेट है जिसमें हम मान लीजिए कंप्यूटर रख लेते हैं। आपके कंप्यूटर का कॉस्ट है 10,000, ये इसका कॉस्ट है 10,000, कीमत है 10,000। जब भी हम कंप्यूटर खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 उसका दाम घटता है कि बढ़ जाता है? क्या होगा बताओ? घटेगा कि बढ़ जाएगा? कोई कंप्यूटर खरीद ले, उसको यूज कर रहे दिन रात यूज कर रहे हैं, बढ़ जाएगा उसका दाम? क्या होगा? धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। तो किसी भी प्रॉपर्टी का कीमत घटना, इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने ये तय किया कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा कितना परसेंट? 10% साल में लगेगा। मतलब अगर हमने 10,000 का कोई कंप्यूटर खरीदा और अगर हम उसे 1 साल इस्तेमाल करेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। इसका मतलब कि 1 लाख का 10% यानी कितना होता है? सॉरी, 10,000 का 10% यानी कितना हुआ? 1,000। उसका दाम हर साल क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। यानी 1 साल यूज करेंगे तो 1,000 कम होगा और अगले साल उसका कीमत कितना हो जाएगा? 9,000। और हर साल ऐसे ही 10% क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। ये क्या है? एक रूल है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 मेथड्स होते हैं। यानी 10,000 का कोई सामान खरीदे, यहां पे भी मान लीजिए आप 10,000 का सामान खरीदे, दोनों में रेट 10% है। रेट तो दोनों में ही 10% है। एक मेथड होता है, देखो, फिक्स मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसी का नाम डिमिनिशिंग मेथड, और भी बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। फिलहाल हमको नाम से मतलब अभी उतना नहीं है। हम सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन सा मेथड है। हम तो तुमको बोल दिए कि देखो बाबू, कोई भी एक मेथड हमको चुनना है तो हम चुन लेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो अभी तो आप 11 क्लास में ना है,
अभी आपको कुछ पता ही नहीं कि कौन सा मेथड, कौन सा रूल, क्या कुछ पता नहीं, तो कम से कम एक आध दो नाम तो जानो कि किसके बारे में बोल रहा है। तो अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे जैसे उसको यूज करेंगे उसका दाम घटेगा। कितना घटेगा? 10%। लेकिन ये 10% रेट तो कम होगा, लेकिन इसके दो मेथड होते हैं, एक फिक्स नाम होता है, दूसरा डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं इसको। अब इसमें देखिए क्या होता है, कॉस्ट दोनों में 10,000 था और दोनों में रेट कितना था? एक साल यूज किए, फर्स्ट ईयर, एक साल यूज किए, डेप्रिसिएशन लगा कितने पे? 10,000 का कितना परसेंट? 10%, मतलब कितना हो जाएगा? यानी अगले साल उसका कीमत घटकर कितना हो गया? 9,000। ये फिक्स मेथड है। इसमें देखिए, इसमें भी हम एक साल यूज किए, डेप्रिसिएशन लगेगा, 10,000 का कितना परसेंट? 10%। फिर 1,000 घट गया, इसका भी कीमत अगले साल कितना हो गया? 9,000। क्या फर्स्ट ईयर दोनों में से कोई भी मेथड यूज करोगे कोई चेंज है इसमें? सेम है। लेकिन सेकेंड ईयर से देखिए क्या होगा, सेकेंड ईयर में अगले साल हम फिर उसको यूज किए, फिर डेप्रिसिएशन लगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो फिक्स मेथड है ना, इसमें डेप्रिसिएशन लगता है कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पे, यानी जितने में खरीदा था उसी प्राइस पे लगता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे वो कोई भी ईयर हो। तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना था? 10,000। अब फिर से कितना लगेगा? 10%, यानी डेप्रिसिएशन फिर से कितना हो गया? 1,000, यानी सामान का दाम घटकर कितना हो गया? 8,000। ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इसमें फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा सेकेंड ईयर में। लेकिन इस मेथड में ध्यान रखिएगा कि इस मेथड में जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना, तो इस मेथड में डेप्रिसिएशन होता है कौन सी प्राइस पर? तो जो उसका करंट प्राइस है उस पर। करंट प्राइस का मतलब क्या होता है? आज उसका कीमत कितना बचा है उस वाली प्राइस पे, पहले खरीदे कितना उसको मतलब नहीं। तो आप ही सोचिए, 10,000 का था, 1,000 घट गया, बचा कितना? मतलब इस प्रॉपर्टी का आज कीमत कितना है? 9,000 है, यानी रेट वही है 10%, लेकिन 10,000 पे नहीं निकलेगा, किस पे निकलेगा? 9,000 का 10%। देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 900, बचेगा कितना? 8,100। यानी ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है। तो दोनों में से कौन सा मेथड हमारी कंपनी में रखा जाए? क्या करना चाहिए हमको? तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ने क्या कहा था आपसे कि डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड है, एक फिक्स, दूसरा डिमिनिशिंग, दो मेथड है। दोनों में वैल्यू अलग अलग आ रहा है कि नहीं? यानी एक ही प्रॉपर्टी है, एक साथ खरीदे, लेकिन दोनों में, दोनों प्रॉपर्टी का वैल्यू हमको क्या दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है 2 साल बाद। तो आप बताइए, हम अगर कभी ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, कभी ये वाला करेंगे, जब मन हुआ 2-3 साल ये वाला कर लिए, फिर 1-2 साल ये वाला कर लिए, तो फाइनली जब रिपोर्ट निकलेगा तो क्या हम अपने ही रिपोर्ट का 2 साल का रिपोर्ट ले लेंगे और कंपेयर करेंगे? तो कंपेयर कर पाएंगे? कब हम कंपैरिजन करते हैं? अगर हम पिछले 2 सालों में मेथड चेंज नहीं की, एक ही मेथड है, तब ना तुम कंपेयर कर पाओगे। लेकिन मेथड अगर अलग अलग हो जाएगा तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब वैल्यू चेंज हो जाएगा तो हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे? इसलिए ये मेथड है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि ये आप मेथड देखो जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, कभी भी हमको एक जैसा मेथड रखना चाहिए, बार बार उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। ये एक मेथड है, समझ रहे हो बात? ऐसा ही एक तो मेथड होता है, देखो, वेजेस सिस्टम। सुबह 9 बजे आओगे, शाम को 5 बजे छुट्टी, दोपहर का आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा, और इतने देर के काम के लिए हम आपको 10,000 महीने का देंगे। इसको हम बोलते हैं टाइम रेट। मेथड का नाम है टाइम रेट मेथड। समझ रहे हो? 9 से 5, 9 to 5 का जॉब, आधे घंटे का लंच ब्रेक, इसके लिए आपको कितना मिलेगा? 10,000, 10,000 पर मंथ। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? टाइम रेट मेथड। यानी किसी इंप्लॉय को पेमेंट करने का मेथड होता है टाइम रेट।
एक मेथड होता है पीस रेट। पीस रेट मतलब क्या कि अगर एक रिमोट बनाओगे तो 100 रुपया तुमको देंगे, समय से कोई मतलब नहीं है। एक रिमोट बनाओ 100 रुपया देंगे आपको, 2 बनाओगे तो 200 देंगे, 5 बनाओगे तो 500 देंगे, 10 बनाओगे 1000 लेके जाना, नहीं आओगे नहीं देंगे। समझ रहे हो बात? इस तरह का मेथड कौन सा होता है? इसको बोलते हैं पीस रेट। ये मेथड है वेजेज पेमेंट सिस्टम, यानी अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को पैसा सैलरी कैसे देते हो आप, उसका मेथड है। तो दोनों में से कोई भी मेथड रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोला आपसे कि दोनों में से कोई भी मेथड रखिए, लेकिन मेथड को चुनने से पहले डिसाइड कर लेना कि कौन सा मेथड तुम्हारी कंपनी के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है, अच्छा सूटेबल मेथड तुम्हारे लिए कौन सा है। आज जो भी मेथड चुन लो फिर उसको चेंज मत करो, क्योंकि ऐसे में कंपैरिजन करना मुश्किल होता है, एम्प्लॉय को एडजस्ट करना अपने आप में मुश्किल होता है। कभी टाइम रेट कभी पीस रेट, तो वर्कर और एम्प्लॉय अपने कन्फ्यूज रहेगा। समझ गए बात को? यानी ओवरऑल देखिए, आप ये समझ रहे होंगे कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है। अब आप समझ पाओगे क्या बोले थे हम अभी कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है। बोला ये वो प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि बिजनेस में, किसी बिजनेस का अकाउंटिंग करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको यूज़ करने पड़ते हैं, और बहुत सारे मेथड्स में जब आप मेथड अप्लाई करते हो अपनी कंपनी के लिए, तो उस मेथड में से कोई भी एक बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड पहले आप देख लो कि कौन से अच्छे मेथड हैं, और आपके बिजनेस के हिसाब से जो भी मेथड सूटेबल है सब अच्छा है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है आप उसको चुन लीजिए, और उसको कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए कि हम उसको चेंज करेंगे। जो एक बार रख लिए सो रख लिए। समझ गए बात? हाँ, कर सकते हैं चेंज, लेकिन एक समय होना चाहिए जब तक आपको उस मेथड से बहुत ज़्यादा नुकसान ना लगने लगे। मतलब वो मेथड आज अच्छा था, हम बहुत सोच समझ के रखे थे, लेकिन 10 साल बाद अब स्थिति अलग है और उस मेथड की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तब हम बदल सकते हैं, लेकिन रेगुलर बदलना ये नहीं चाहिए। यही चीज़ आपको कौन बोला? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। समझ में आया? कंसिस्टेंसी के बाद आता है अक्रूवल कंसेप्ट। क्या कहता है देखो, अक्रूवल कंसेप्ट को हम बहुत कम शब्दों में यहां समझाने की कोशिश किए हैं कि आखिर क्या होता है अक्रूवल कंसेप्ट। देखो क्या लिखा, बोला इन अक्रूवल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, एंड इट इज इमटेरियल whether cash is received or not. Similarly, expenses are recorded in the accounting period which they are assessed. क्या मतलब कहता है देखो, क्या बोलना चाहता है। बोला आपसे रेवेन्यू का मतलब समझते हो? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। किसी सामान या किसी सर्विस को बेचकर जो भी पैसा आया उसको एक शब्द में बोलते हैं रेवेन्यू। बोला जिस दिन हमने किसी को सामान बेच दिया या जिस दिन हमने किसी को कोई सर्विस दे दी, मान लिया जाता है कि हमने पैसा कमा लिया, ये उसी दिन का अर्निंग है, बाद का नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अगर ये मोबाइल फ़ोन आज की तारीख में अगर हम आपको बेच दिए, उधार ही क्यों ना बिकाओ, क्या मुझे पैसा मिला? लेकिन बिक गया तो इनकम है। कब का? आज का इनकम है, आज ही उसको इनकम मान लिया जाएगा। यह नहीं कि जब पैसा मिलेगा उस समय का इनकम है। बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कब का इनकम होगा? आज का इनकम होगा। यानी सामान अगर हम आपको आज बेचे, उधार ही क्यों ना बिके, पैसा रिसीव हो गया तब भी वो इनकम है, और बाद में मिलेगा तब भी वो इनकम कब का होगा? आज का ही इनकम माना जाएगा उसको, बाद का नहीं रखना है। सेम वैसे ही खर्चे के साथ भी वैसे ही, यानी कोई खर्चा अगर हम पे कर दिए तब भी वो खर्चा है, और अगर हम किसी से सर्विस ले लिए, कोई मजदूर हमारे यहाँ काम करके चला गया, पैसा हमसे आज नहीं मांगा, तब भी वो आज का ही खर्चा है। यानी इनकम
जो रिसीव्ड है और रिसीवेबल है, बस हमने उसको सर्विस दे दी, हमने उसे सामान बेच दिया तो मेरे लिए इनकम कहलाएगा वो। सेम खर्चा भी वैसे ही, हमने किसी से सर्विस ले लिया, किसी ने मुझे कोई सामान बेच दिया, पैसा दें या पैसा बाद में देंगे, खर्चा भी कब का होगा, वो आज का होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अक्रूवल कंसेप्ट कहते हैं। आप कहोगे कि इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो बिजनेस का प्रॉफिट है, जो बिजनेस का लॉस है, वो आप सही सही निकाल पाओगे, अदरवाइज सही सही प्रॉफिट नहीं निकलेगा, गलत निकल जाएगा। सपोज कीजिए कि इस महीने ट्यूशन फीस से हमने 50,000 रुपया इनकम अर्न किया। मान लो 50,000 रुपया मुझे ट्यूशन फीस मिला, लेकिन मकान मालिक का खर्चा हम दिए ही नहीं, रूम का रेंट मकान मालिक को दिए ही नहीं, बिजली बिल अभी आया ही नहीं था तो हम पे नहीं किए, किसी भी स्टाफ को हम सैलरी नहीं दिए, बोले देंगे अगले महीने, इस महीने नहीं दे पाएंगे। यानी जितना भी पैसा हमारे पास आया हम खुश हो गए, वाह इस बार 50,000 बच गया, और हम ये कह दिए कि मेरा इनकम कितना हुआ, 50,000। बिना किसी खर्चे का पेमेंट किए हुए क्या ये 50,000 इनकम है? कहते हो इसको इनकम? कभी भी इनकम तो नहीं है। तो हम क्या मेरा 50,000 इनकम है? नहीं। भले ही हमने अपने मकान मालिक को किराया पे नहीं किया, पे तुम बाद में करना, लेकिन पेमेंट तुम कब करोगे इससे मतलब नहीं है, लेकिन रेंट जितना है पहले माइनस कर लो, निकाल के रख लो, बाद में देना, लेकिन माइनस पहले करो। स्टाफ का जो सैलरी बनता है देना जब मर्जी हो, लेकिन पहले इसमें से माइनस करो। यानी हम क्या बोले कि अगर पेड हो या पेबल हो, यानी कोई भी खर्च जो आपने पे कर दिया है उसको भी घटाओ, और जो खर्चा पे नहीं किया आपने भविष्य में पे करोगे बोला उसको भी पहले घटाओ, और घटाने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वही आपका प्रॉफिट और लॉस है, अदरवाइज नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्रूवल कंसेप्ट। यानी आज के क्लास में हम तीनों कंसेप्ट को पढ़े, और आगे के क्लास में हम क्या करेंगे, कन्वेंशंस देख लेंगे। तो कंसेप्ट के नाम पर गोवा चले आज, गोवा स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न। चले का मतलब क्या था, कंसिस्टेंसी यानी स्थिर, और तीसरा क्या था, अक्रूवल। ठीक है ना। गोइंग कंसर्न मतलब व्यापार चलते रहेगा, कब तक, इंडेफिनिट पीरियड तक, ये ना मतलब था। कंसिस्टेंसी का मतलब जितने भी मेथड्स और रूल्स हैं उन सभी में से जो भी चुनना है सोच समझकर एक बार रख लीजिए, उसको चेंज मत कीजिए बार बार। ये कौन सा था, कंसिस्टेंसी। और अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब कि कोई भी इनकम जो हमने अर्न कर लिया, सामान हमने बेच दिया या सर्विस हमने बेच दी, पैसा मिले या नहीं इनकम माना जाएगा, और खर्च हमने पे किया है या वो पेबल है उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब तक आप इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं करते तो जो बिजनेस का स्थिति है, रिजल्ट है, वो सही नहीं निकलेगा, गलत गलत निकल जाएगा। ठीक है ना। इसी को हम अक्रूवल कंसेप्ट कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 3 कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ। आगे के क्लास में हम लोग कन्वेंशंस देख लेंगे कितने प्रकार का होता है।